मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में। अरे चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है। तो ये था कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। उस कांग्रेस को जो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब में कही गई बातों को लेकर प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो इस किताब का जिक्र किया और ना ही इस किताब में कही गई बातों का। फिर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए राजनीतिक वाण भी चलाए, तो साथ में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस को गरीबी, पिछड़ेपन, बैंकों में घोटालों जैसे मोर्चे पर जमकर घेरा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में आज भी संबोधन नहीं हो सका। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि जब प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में नहीं आने का आग्रह किया। इसके बाद तो क्या था, फिर बवाल एक नया मोड़ ले लिया। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। The Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? विपक्ष का सरकार पर हमला और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये कितना सार्थक रहा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब, राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा और सज्जन कुमार सिंह कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कह रहे हैं कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण में चले गए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि महज चुनावी रैली वाला स्पीच था, हमेशा की तरह ड्रामेबाजी थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी जब पोल खुलती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो इस तरह की जो बातें करने लगते हैं, ना तो कोई इसमें तथ्य है और न कोई वजन है। हकीकत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे स्पीच में देश कैसे विकसित हो रहा है उसका हवाला दिया। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देश की आज कैसी स्टैंडिंग और स्टेचर बढ़ी है उसका हवाला दिया।
आज ग्लोबल साउथ के बारे में बोला, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कैसे राइज कर रहा है। उन्होंने ट्रेड कैसे इतने, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड इन लोगों ने शुरू किए थे और 2013 में बात बंद हो गई थी, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ हो, चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हो, चाहे बाकी देशों के साथ, यूएस के साथ हो, उसका हवाला देके कहा 75% दुनिया की जो जीडीपी है वैसे विकसित देशों के साथ हमारा ट्रेड हुआ है। तो ये कई चीजें जो है उन्होंने बताया, किस तरह से ग्रोथ मोमेंटम है, किस तरह से हमारा एक जो हमने चेंज किया अपना स्टैंड इस बार, कि हम कोई भी बजट में भी उसके असर दिखे कि हम जो है फोकस्ड अप्रोच से देश को विकसित भारत बनाने की कोशिश करें। इस क्वार्टर के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कौन से हाइड करने की कोशिश की। हकीकत यह है कि अपोजिशन के पास वो हर सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि उनके समय में सबको मालूम है कि उन्होंने कहा कि लाल किले के प्राचीन से जब स्पीच दिया तो उसका एक बैक टेस्टिंग करके देख लो भाई, निचोड़ निकाल लो कि क्या कोई विजन था, कोई इंटेंशन था, कोई ऐसा इरादा था कि देश को विकसित बनाना, सिर्फ परिवार को विकसित बनाना, परिवार के करीब रहने वाले जो है लुटेरे कांग्रेस के, उनको देश को लूटना है। इसीलिए इतने बैंक में घोटाले हुए, इसलिए हर जगह जो बड़े बड़े घोटाले देश में हो रहे थे। इस देश को आज कहा जाता है कि देश सबसे मजबूत देश बनता जा रहा है। ये देश जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है, ग्रोथ कैपिटल इस देश में आ रहा है, एफडीआई हो रहा है और कई ऐसी अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन इसी देश के बारे में बोलते थे 2013 में पॉलिसी पैरालिसिस, इसी देश के बारे में बोलते थे कंट्री ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स। ये मैंने नहीं कहा, जरा जिस न्यूज़पेपर को ये लोग बहुत आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें पढ़िए क्या लिखा है, कंट्री ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, पॉलिसी पैरालिसिस, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया है? इसलिए क्यों सुनिए ना, मैं वो सारी चीजों का हवाला देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इस बात को दर्शाया कि हमें हमारे इरादे को, हमारे देश के हित में जो इरादे हैं कि देश को और देशवासियों को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, उसको कोई झिझोर नहीं सकता है। ये लोग जो है सिर्फ हंगामा करके बाहर निकल सकते हैं, ये लोग डिसरप्ट कर सकते हैं, बट इस तरह के डिसरप्टिव फोर्स से देश नहीं रुकेगा। देशवासी जो है जो चाहता है वही होगा और इसलिए देश आगे बढ़ेगा। यही तो बात कही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके कुछ आंकड़े दिए, उस आंकड़ों को देख के इनको पेट में दर्द होता है। तो क्या किया जाए भाई, इन्होंने कुछ किया नहीं तो इनको पोल खुलती है तो ये डर लगने लगता है। अरे भाई बताया उन्होंने छठे स्थान पे अर्थव्यवस्था थी, 11वें पे थी, 11 से अभी तीसरे पे हम 9 दरवाजे ठकठका रहे हैं और बहुत जल्दी तीसरे में आ जाएंगे। एक आप देखिए देश के बारे में क्या करते हैं आज जो दुनिया में सबसे ज्यादा, और हम कहते भी है कि इस बजट को देखिए, इस बजट के परिप्रेक्ष्य में चूंकि सीएनबीसी एक बिजनेस चैनल है, हमने एक मैच्योर्ड इकोनॉमी वाला बजट दिया है, कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए नहीं, देश को नेशन बिल्डिंग वाला जो बजट दिया है। क्यों? इसलिए कि वो ज्यादा अहमियत रखता है। ये सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस पार्टी ठीक है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार चाहिए, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। इनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, तो ये सिर्फ इस तरह के नाटक कर सकते हैं, बेतुके ठीक है, ये कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठे हमारे मित्र उबाटा वाले जो है हमारे मित्र, उनसे पूछिए, उनसे पूछिएगा जो हमारे दुबे जी बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस का क्या ये तरीका सही है। वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बात करेंगे। तो दुबे जी के पास भी जाऊंगा क्योंकि आपने कांग्रेस, दुबे जी के पास भी जाऊंगा क्योंकि आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके पास कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, इसलिए नहीं। पूजा त्रिपाठी जी, मैं उनके पास जाऊंगा। पूजा त्रिपाठी जी, जफर इस्लाम साहब ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के पास कुछ बताने को होता नहीं है, उनकी जब सच्चाई उजागर होती है तो इस तरह के नाटक किए जाते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, पंक्तियां हैं कि सत्ता की आपत्ति यह नहीं है कि आप कह क्या रहे हैं, सत्ता की आपत्ति यह है कि आप कह क्यों रहे। आज ये अप्रत्याशित हुआ है कि प्रधानमंत्री जी बिना अभिभाषण दिए राष्ट्रपति के भाषण पर लोकसभा से चले गए। वो हास्यास्पद भी है और वो बहुत ही निराशाजनक भी है। प्रधानमंत्री जी, आपने बाल नरेंद्र पढ़ा होगा, शायद मैंने भी पढ़ा है, मगरमच्छ से बचा रहे थे गांव को। हमने देखा कि ये वॉर रुकवा दिए थे रूस यूक्रेन की। हमने देखा कि ये ट्रंप को पानी पिला देते। वो प्रधानमंत्री 3 महिला सांसदों से जो फ्लेक्स लेकर आई थी और प्रोटेस्ट कर रही थी, अश्लील
और निहायत घटिया बात जो कल सदन के पटल पे निशिकांत दुबे ने कही, उसको प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके लिए जवाब मांग रही थी। उनके पास गोला बारूद नहीं था, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। प्रधानमंत्री उनसे डर कर प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। ये अगर प्रधानमंत्री को सदन के पटल में जान का खतरा हो सकता है, तो हम में से 140 करोड़ लोगों में से तो कोई सुरक्षित नहीं है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो फिर वही चुनावी भाषण, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मोदी 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 होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, नेहरू को गाली देंगे, कांग्रेस को गाली देंगे, परिवारवाद की बात करेंगे। वो एक अलग बात है कि इन्होंने अभी सुनेत्रा पवार को बनाया, वो परिवार से ही आती हैं, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो सिंपल सा 2 लाइन का सवाल था कि पहली बार स्पीकर ने और भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे की कि निहायत ही घटिया, मतलब मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, जिस प्रकार के उन्होंने शब्द यूज किए, जिस प्रकार की किताबें लेकर आई हैं, सदन की गरिमा को तार तार करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, पर स्पीकर उनसे बात नहीं करेंगे। पर वहीं आप स्पीकर और एलओपी को देखिए, 3 दिन तक एलओपी सिर्फ यही पूछने की कोशिश कर दिए, और वो एक जनरल नरावने की बुक लाए थे, मनोहर कहानियां लेकर नहीं आए थे। यहाँ चाहूं तो मैं भी बलराज बंडोक की बुक की बात कर सकती हूँ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की अय्याशी की बात की थी, पर मैं गरिमा को नहीं गिराना चाहती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्पीकर ने एक बार भी निशिकांत दुबे के कंडेम नहीं किया स्पीकर। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप नो आप नहीं पूछ सकते। वो किताब जो जनरल नरावने ने लिखी, वो किताब जो हमारे एक्स आर्मी चीफ ने लिखी, उसका एक हिस्सा पढ़ के बनाना चाहता हूँ कि जो पूरा गुफा छोड़ा गया, प्रधानमंत्री ने तो कहा उचित है कर लो। अगर प्रधानमंत्री जी को लग रहा था कि ये सही है, और अगर उनको लगा था कि वो तो सेना के साथ खड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी इतना तिलमिलाई हुई क्यों थी? इतना ज्यादा तिलमिलाई कि उन्होंने 3 दिन सदन ही नहीं चलने दिया। कोई भी अप्रत्याशित बुक लेकर आ जाएंगे निशिकांत दुबे, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर आज सदन नहीं चलाने को लेकर तो सरकार का आरोप है कि विपक्षी पार्टियों ने सदन नहीं चलने दिया, और आरोप तो यहाँ तक है जो कि लोकसभा स्पीकर ने कहा, जो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसी कारण मैंने प्रधानमंत्री को सदन में नहीं आने का आग्रह किया। 3 महिला सांसद फ्लेक्स लेकर विरोध कर रही थी निहायत ही घटिया, अश्लील, अभद्र भाषा का, और वो अप्रत्याशित घटना थी। क्या वो गोली बारूद लेकर बैठी थी? क्या वो विरोध नहीं कर रही थी? पूजा जी विरोध नहीं कर रही थी, वो प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां तक पहुंच गई थी, बड़े से बैनर लेके पहुंच गई थी। विरोध तो करते हैं, हर बार करते हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि 3 महिला सांसदों के विरोध से वो डर गए? इतना कमजोर है कि आप 3 महिला सांसदों के विरोध को आप ये नहीं कह सकते कि हम आपका कहना है कि महिला सांसद वहां पे जाके विरोध करती, अपना बैनर लेके प्रधानमंत्री के बेंच को, चेयर को घेरे रहती, और प्रधानमंत्री धक्का मुक्की करके वहां पहुंच जाते। ऐसा अभद्र अश्लील भाषा निशिकांत दुबे ने यूज की, उसके लिए महिलाओं का खड़ा होना जरूरी था। और आपको क्या लगता है, मैंने कई न्यूज चैनल्स में देखा, विपक्ष का ढाल बन के खड़ी हुई महिलाएं अपने मन दम पे नहीं, महिलाएं इस देश के प्रधानमंत्री। आनंद दुबे जी आपके पास जाऊंगा मैं। जफर इस्लाम साहब 10 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए बार बार ये हवाला दे रही है एक बुक का हवाला देने से पहले समझना तो चाहिए कि बुक पब्लिश कब हुआ था, इसका डेट भी बता दे, किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश किया, कब 2023 में। नहीं, पहले आप बोल रहे हैं बुक पब्लिश होती है तब बुक कहलाती है। जो लिख के डायरी जिसके डेस्क में पड़ा हो या कहीं अप्रूवल के लिए पड़ा हो, उसको बुक नहीं कहते। वो अभी तक वो एक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट को आप कैसे कल को बुक नहीं बीच में नहीं बोलूंगा, लक्ष्मण जी बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं, इस तरह से बात करिएगा। पूजा जी एक बार जफर साहब को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं मौका दूंगा। हमारे बीच में बीच में हम नहीं बोल रहे हैं। पूजा जी आपके पास आता हूँ, पूजा जी आपके पास आता हूँ, जरा जफर इस्लाम साहब को बोलने दे। पूजा जी आप 2 मिनट शांत जाइए, जफर इस्लाम साहब को बोलने दीजिए। हाँ, अपनी बात खत्म करिए जफर साहब। मैं सिविलाइज डिबेट करना चाहता हूँ, बीच में किसी की नहीं बोलता। पूजा जी को भी समझना चाहिए कि बीच में टपकने से पहले आप देखिए कि मैं आपसे समय मांगा और उसके बाद बोल रहा हूँ। आप भी समय मांग के बोलिए एंकर से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जिस बुक का हवाला दे रहे हैं उसको बुक नहीं कहते, जो पब्लिश नहीं हुआ उसको बुक नहीं कहते। वो एक ड्राफ्ट रखा होगा उनके पास, हो सकता है जिसकी जान पुष्टि वही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक स्पेस पे बोला है वो तो सारी चीज आप झूठी बात फैला रहे हैं, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात है, देखिए ओम बिरला जी ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसे सोर्स से पता चला है जो ये अप्रत्याशित घटना घटा सकते थे, इसलिए अपने देश की पार्लियामेंट की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सुझाव दिया। इसलिए कि जिस आक्रामक तरीका को
उन्होंने भापा और जो इनके जो प्लान थे, इसलिए देश की मर्यादा को ध्यान में, देश की गरिमा को ध्यान में रख के इस चीज को जो है कहा गया। अब इसमें इनको समझना चाहिए कि देश की गरिमा को तो इनको चिंता ही नहीं है, देश कहाँ जाए उनको चिंता है, देश सिर्फ इनका कहाँ कुछ और है, बस उस पर हालांकि जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, मेरा एक सवाल पूजा त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। मैंने एक सवाल मेरा आपसे है कि आखिर ऐसा कैसे उनको आभास हुआ कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है? वो उन्होंने कहा ना, आपने अभी चैनल में चला है, फिर से चला दीजिए तो शायद जनता को भी अगर कहीं कंफ्यूजन होगा। उन्होंने कहा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स से पता चला। भाई वो पार्लियामेंट में बैठे, वो उसके सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, तो उनको अगर चेयर को पता चला कि कुछ ऐसी चीजें होने वाली है, इसलिए कि संज्ञान में, मैं भी पार्लियामेंट में रहा, सबसे ज्यादा लोग उनसे ही मिलते हैं, चाहे अपोजिशन का जो, चाहे कहीं का भी हो। अगर कुछ उसको ऐसी बात पता चली तो उसकी जानकारी का ध्यान रखते हुए उन्होंने ठीक है इस पे पूजा त्रिपाठी जी का भी रिएक्शन लूंगा मैं। पूजा त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं, एक मिनट आनंद दुबे जी को जोड़ लिया। आनंद दुबे जी, पूरे घटनाक्रम 2 दिन से जो हालात बने हुए संसद के और प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद जो प्रतिक्रिया आई है, कैसे देख रहे हैं आप? लक्ष्मण जी नमस्ते। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें न प्रधानमंत्री जी का नुकसान हो रहा है, न नेता प्रतिपक्ष का नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो देश की 140 करोड़ जनता का हो रहा है। सदन को चलाना दोनों ही लोगों का काम है। एक तराजू के दोनों ही पलड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। अगर एक भी हल्का हो जाएगा तो बराबरी नहीं रहेगी। लक्ष्मण भाई, बजट पर बात करते समय जब मोदी साहब ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण जी को कहा कि आप बजट पढ़िए, तो लोगों की उम्मीद थी कि इस बजट में हम सबको कुछ मिलेगा। लेकिन चूंकि बजट पढ़ते पढ़ते ही मार्केट धड़ाम से गिर गया था, निफ्टी सेंसेक्स सब कुछ जगह हाहाकार था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। अभी इन 48 घंटों में कई सारी चर्चाएं हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई गलवान घाटी और डोकलाम के बारे में जो हमारे MM नरवणे साहब हैं, उन्होंने कोई किताब लिखी हुई है, उस पर चर्चा हुई। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद ट्रेड डील भी उसी बीच में आ गई। फिर ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई। ये सब चर्चाएं ठीक हैं, लेकिन ये दोनों की जिम्मेदारी है। सईद जफर इस्लाम साहब के पार्टी की भी जिम्मेदारी है और प्रियंका जी के पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि दोनों ही लोग शांति से इस देश को चलाएं, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों कहीं न कहीं उसमें हिस्सेदार हैं उस लोकतंत्र में। तो हम तो यही चाहेंगे। सुनिए लक्ष्मण जी, मैं राजनीति बातें आज कम करना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा, हमारी पार्टी ये चाहेगी कि कम से कम एक स्वस्थ बहस तो होती इस सदन में। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जिस ढंग से बहस होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। एक बार आप फेल हो जा रहे हैं, 2 बार आप फेल हो जा रहे हैं, तो बैठिए, संवाद करिए। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष क्या एक साथ बैठ नहीं सकते इस देश में? अगर नहीं बैठ सकते, कसम खा लिए हो तो कोई बात ही नहीं है। और अगर बैठ सकते हो, एक दूसरे की बात सुन सकते हो, एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हो, तो करो। यही समय है, सही समय है। जिस ढंग से हिंदुस्तान दुनिया की निगाह में आगे बढ़ रहा है, जिस ढंग से हमारी ताकत बढ़ रही है, लोगों को पसंद नहीं आएगी। लोग तो चाहेंगे कि हम आपस में लड़ भिड़े, लेकिन हमें नहीं लड़ना है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ये कोई देश के दुश्मन नहीं है। दोनों ही देश को पसंद करते हैं, दोनों ही देशभक्ति की बात भी करते हैं। गड़बड़ कहाँ है लक्ष्मण भाई? एक नेता होने के नाते, एक राजनीतिक सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता होने के नाते हमें तो कहीं गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। न तो मोदी साहब की किसी को कब्र खोदने की आवश्यकता है, ऐसी भाषा का भी हम विरोध करते हैं। और अगर कोई राहुल गांधी जी को अबोध बालक कह रहा है सदन में JP नड्डा साहब के मुंह द्वारा, हम उसका भी निषेध। मत कहिए यार, दोनों बड़े हैं, दोनों कई बार से सांसद हैं, दोनों इस देश को चाहते हैं। तो अब एक रास्ता निकालो। ये कब तक होगा? क्या स्कूल के बच्चे हो? स्कूल के भी बच्चे बहुत समझदार होते हैं सोशल मीडिया के जमाने पर। दोनों साहब रास्ता निकालने यहीं आके लक्ष्मण जी आपको निष्पक्ष होना होगा। यही निष्पक्ष होना होगा। दोनों की जिम्मेदारी है। कमी अगर है उसे सुधारो। जफर भाई, आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं। कुछ हमसे गलती है तो हमें बताओ,
उस गलती को सब सुधारेंगे। आप में कुछ कमियां हैं, कुछ अहंकार है, हम दिखाएंगे, आप उसे सुधारो, लेकिन गरिमापूर्ण व्यवहार बनाओ, वरना आने वाली पीढ़ियां जो राजनीति में आना चाहती है ना, वो शर्म के मारे इस राजनीति को दूर से भाग जाएंगी देखकर, वो नहीं आना चाहेंगी। ऐसे सदन चलता है, एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा चिल्ला रहा है, दूसरा बोल रहा है तीसरा चिल्ला रहा है। ये क्या बना रखा है आप लोगों ने? आप लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार और विपक्ष दोनों की। हमारे पास तो केवल 9 सांसद है। जैसा आप लोग एक चरित्र प्रस्तुत करोगे हम उसको फॉलो करेंगे। हम तो कुछ ऐसा अभद्रता नहीं करने वाले हैं, लेकिन कम से कम आप एक उदाहरण पेश करो कि अच्छे से सरकार चले। जब चुनाव आएगा एक दूसरे के कपड़े फाड़ डालना। आज कोई चुनाव नहीं है, आज तो सदन की बात है, करोड़ों रुपया लगता है उसमें। लक्ष्मण भाई, जफर इस्लाम साहब और फिर पूजा त्रिपाठी, दोनों लोग अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं बाकी 2 मेहमान हैं शुभंकर और सज्जन जी, उनके पास जाऊंगा। देखिए, मैंने कहा था ना कि दुबे जी दिल से तो देश हित की बातें ही करते हैं। आज इनको उनके दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ, उनको इस बात का संज्ञान उनके लाना चाहता हूँ कि देखिए, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो चर्चा करने के लिए उसमें ही डिस्कशन होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो जाती है कि इन मुद्दों पर टॉपिक पे चर्चा होगी सदन के पटल पे, लेकिन सदन के पटल पे आते ही ऑपोजिशन के लीडर जो है वो नारेबाजी शुरू करते हैं, और नारेबाजी शुरू होने से उनको देखना चाहता है कि टीवी चैनल में कहाँ, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी में कहाँ दिख रहे हैं, और बाद में ये जो है वीडियो बना लेते हैं। पूजा जी आ रहा हूँ आपके पास में चर्चा जबर, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अगर होगा, एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच, मैं कहना चाहता हूँ कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या विपक्ष करना चाहता है? एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के सोल्जर होने के नाते, स्पोक्स पर्सन होने के नाते, फॉर्मर एमपी होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हम वाकई चर्चा करना चाहते हैं हर मुद्दे पे, लेकिन क्या ऑपोजिशन चाहता है? ये जरा पूछिए। नहीं, अपोजिशन ने जब ये मुद्दा उठाया जफर साहब कि हमें नरवणे की किताब पे कही गई बातों पे चर्चा करनी है, जवाब मांगा, तो कोई आप लोगों की तरफ से आश्वासन तो आया नहीं कि ठीक है अभी राष्ट्रपति भाषण पर अभी चर्चा कर लेते हैं, आगे चल के फिर भी चर्चा कर लेंगे। रूल 349 पार्लियामेंट के रूल बुक पर उसमें अलाउ नहीं होता है कि जो चीज पब्लिश ही नहीं हुई उसके हवाले से कोई चर्चा हो। ये रूल है भाई। आनंद दुबे साहब के पास आऊंगा, पूजा त्रिपाठी जी के पास जाने, वरना आरोप लगाएं कि आप हमें नहीं बोलने देती हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा। आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आऊँ आनंद दुबे जी, या पूजा त्रिपाठी जी अपनी बात खत्म कर लेते फिर आपका साथ। हाँ लक्ष्मण जी, आप आनंद जी को वक्त दे दीजिए, मैं आपके बात बोलूं। चलिए आनंद दुबे जी आप बोल लीजिए। चल देखिए, ये सामंजस्य, ये तालमेल होना चाहिए लक्ष्मण जी दलों में। हाँ, बहुत अच्छी बात, स्वागत योग्य। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लक्ष्मण जी, हम अभी तक तो सांसद नहीं बने हैं, हमें टेक्निकल ग्राउंड नहीं पता कि पहले चर्चा होती है फिर वही बातें नहीं पता, लेकिन समझ लीजिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष के पास कुछ बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद उस समय लिखी नहीं गई लेकिन वो बोलना जरूरी है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष उसको नहीं बोल सकते? इसके बारे में मुझे टेक्निकल नहीं पता। अगर नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, तो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, तब तो किसी भी नियम का भंग हो गया। लेकिन अगर बोल सकते हैं तो उनको धैर्य से सुनो, उनको धीरे से सुनो। नहीं बोल सकते भाई, नहीं बोल सकते। हाँ, तो नहीं बोल सकते तो बात खत्म हो गई। जो चीज नहीं बोल सकते तो फिर जो चीज नहीं बोल सकते वो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, तो बात खत्म हो गई वहां। अगली बार उसको लिखवा के बोलेंगे, उसको पूर्व सूचना दे के बोलेंगे, लेकिन बोलना जरूरी होता है। अगर कोई विषय तो बोलना चाहिए, कोई भी विषय बोलने से आप नहीं रोक सकते। ये अधिकार होता है एक नेता का, एक सांसद का, और वो तो बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। सिंपल सा विषय है, बड़ा दिल करके सुन लेते उनको, बाद में कुछ टेक्निकल गलतियां उसे बाद में सुधारा जा सकता था। पूजा त्रिपाठी, 2 चीजें हैं, एक तो जफर साहब ये बता रहा हूं सर, पूजा त्रिपाठी। रूल जब आनंद जी की बातों को पूरा सम्मान देती हूँ, बहुत अच्छी बात है, और सारी पार्टियों का यही मकसद है कि सदन चले। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम सभी के साथ बैठ के वायु प्रदूषण पर बात करेंगे, दिल्ली जो रहने लायक नहीं हो गई है, तो राहुल गांधी हर किसी को, हर पार्टी के प्रवक्ता, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सबको ये कॉन्फिडेंस में लाना चाहते हैं कि हम मिलकर करेंगे। बात मैं ये करना चाहूंगी कि उन्होंने जनरल नरावने के बुक का जिक्र क्यों शुरू किया? बुक का जिक्र इसलिए शुरू हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी, उसमें तेजस्वी सूर्या, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से पहले बोलने आए और कहते हैं कांग्रेस का शहजादा 99 हो गया है, 100 होने वाला है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात कर रहे हैं ना,
आपने सदन को ये मी वर्सेस यू किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये सदन का ही कन्वेंशन था कि जब 1962 में इंडो चाइना वॉर चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने सेशन मंगाया था, तो आर्मी चीफ ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने मना किया था सेशन देने से, पर नेहरू जी ने कहा था कि सदन का व्यक्ति हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है भारत का, तो उन्हें पता होना चाहिए। अगर हम हार भी रहे तो उन्हें पता होना चाहिए। आज नेशनल सिक्योरिटी का मामला, अगर चाइना के बारे में कोई बात करनी चाहिए और रूल 349 की बात हो रही है, ये बात है कि जब आप ऑथेंटिकेट कर देते हैं, राहुल जी ने तो ऑथेंटिकेट करने के लिए भी डाल दिया सदन के स्पीकर के पास। तो अगर आज नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई सवाल है, क्योंकि आपने ना डोकलाम क्राइसिस के टाइम ना सदन को बताया, ना कोई व्हाइट पेपर लाया, आप क्लियर स्थिति बताते नहीं। आप कहते हैं कि ना कोई घुसा ना कोई घुसने दिया, हमारे 20 सैनिक यूं ही मर गए, यूं ही शहीद हो गए। तो आज जब ये कुछ सवाल है, तो वो नेता प्रतिपक्ष भी उतने ही भारतीय हैं जितने हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। यहाँ पे पूजा त्रिपाठी जी, यहाँ पे भारतीय का मामला नहीं था। मामला ये था कि आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो पब्लिश्ड नहीं है, अनपब्लिश्ड आइटम है, उसके आधार पर डिबेट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से पूरा मामला उठा। ठीक है, आपके पास आऊंगा पूजा जी। दो हमारे साथ गेस्ट बने हुए काफी देर से, उनको शो में शामिल कर लेता हूं, शुभंकर और सज्जन कुमार सिंह। शुभंकर, ये पूरा विवाद शुरू होता है नरवणे जी के किताब से, और आप खुद जो है सो एक पहले आर्मी में भी रहे हुए हैं। आपको क्या लगता है, किताब पब्लिश नहीं भी हुई है, मामला संवेदनशील है, तो इस पर चर्चा मान जानी चाहिए सत्ता पक्ष को? लक्ष्मण, जय हिंद। जिस सामंजस्य से दुबे जी और पूजा जी ने आपस में एक दूसरे को समय दिया, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, मुझे तकरीबन 5 मिनट चाहिए होंगे। कई सारे ऐसे इश्यूज है जिस पे बात करनी जरूरी है। एक साथ 5 मिनट नहीं दे सकता हूँ, एक साथ 2 मिनट ज्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ, टेक्निकल हम लोग का मुश्किल होगा, फिर वो अच्छा टीवी सबसे पहले तो फिर मैं, ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ किताब के ऊपर। जनरल साहब की जो किताब आई थी, या आई है, आई नहीं है, ये सवाल अलग है, इसको छोड़ देते हैं। फैक्ट ये है कि किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सैंक्शन के लिए गई हुई है और वहां से अभी तक सैंक्शन मिला नहीं है। हालांकि कारवा ने इसके कुछ एक्सर्प्ट्स छापे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इन एक्सर्प्ट्स को ही एक पब्लिश्ड आइटम मान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दे देना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले भी मेरा ये स्टैंड रहा है, कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक हैं। भाजपा ये क्यों बार बार भूल जाती है, उनको क्यों नहीं मौका देती बोलने का? जब वो बोलते हैं अपने आप अपनी पोल खोल देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार उनको रोक क्यों रही थी। सरकार के पास ये बहुत बढ़िया मौका था कि वो श्रीमान राहुल गांधी जी को बोलने देती। राहुल गांधी जी के पास 2-4 शब्दों के अलावा कुछ बोलने को नहीं होता। अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री ने बोला हो, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, बिकॉज जनरल नरवणे ने इस चीज को अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं किया है, और वो इकलौती पर्सनैलिटी है जो इस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी किताब में छापा है या नहीं छापा है। लेकिन अगर मुझे कोई ये बोलता है कि जो उचित लगे वो करो, मतलब तुम बॉस हो, उसके बाद मुझे कोई और ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे फुल फ्रीडम मिल गई है। और अगर ये फुल फ्रीडम मुझे अगर पॉलिटिकल बॉस से मिली हुई है, तो उसके बाद मुझे कुछ देखना नहीं है। और अब थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। सरप्राइजिंग ये है कि बहुत सारे लोग, इनको गलवान और डोकलाम का फर्क नहीं पता कि गलवान कहाँ है, डोकलाम कहाँ है, गलवान कब हुआ, डोकलाम कब हुआ। आज सबके सब डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं। हमारे वो टैंक वहां क्या कर रहे थे कैलाश रिज पे, अगर हम तैयार नहीं थे? कैलाश रिज के पीछे से जब एनिमी टैंक्स आने शुरू हुए, उस समय हमारे टैंक्स वहां ऑलरेडी मौजूद थे। तो ये क्या हमारी तैयारी नहीं थी? मैं इससे ज्यादा डिटेल में फौजी बातों के ऊपर नहीं जानना चाहूंगा आपके चैनल पे। दूसरी बात करते हैं, जो आज बहुत ही मजेदार बात ओम बिरला जी ने की। ओम बिरला जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे खतरा था। संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जहां इतनी सिक्योरिटी है, तो फिर ओम बिरला जी की पूरी सिक्योरिटी सेटअप क्या कर रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ओम बिरला जी क्या इंगित करना चाहते थे? ओम बिरला जी ये इंगित करना चाहते कि जो 3 महिला सांसद थी, वो अपने नारी होने का कुछ ऐसा फायदा उठा के प्रधानमंत्री के साथ दुर्व्यवहार करना चाहती थी? एक मेरा सवाल है। दूसरा, अगर इसके अलावा कुछ और वो कर सकती थी, तो ओम बिरला जी के पास जहां से भी खबर आई, संसद की विशेषाधिकार समिति के मुखिया होने के नाते उनका पूरा हक बनता है कि वो इस चीज को देश के सामने लेके आए और ये बताएं कि देश के सामने लेकर के आए, और बिल्कुल इसकी, हाँ बिल्कुल इसकी इस साजिश को लेकर के इसकी जांच कराएं, अगर ऐसा कुछ इनके पास जानकारी आई थी तो। सज्जन जी हमारे साथ जुड़ चुका है। सज्जन जी, इस पूरे डिबेट, हाँ जल्दी से बात अपनी खत्म करिए। 10 सेकंड और दीजिएगा। जहां तक भाषा की बात हुई और मुद्दों की बात हुई, आज अगर आपको संसद में मैं एक चीज बताऊं, जिस तरीके से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की भाषा तो माशाल्लाह है ही है,
आज हमारे लीडर ऑफ गवर्नमेंट की जो भाषा थी, क्या एक सिख व्यक्ति से अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो सिर्फ उसके सिख होने के नाते सारे सिखों का अपमान हो जाता है? क्या उड़ीसा के किसी एक व्यक्ति से कोई दुर्व्यवहार करता है तो क्या सारे उड़िया लोगों का अपमान हो जाता है? तो ये विभाजक पॉलिटिक्स जो है हमारी कब तक चलेगी? और बस आपका ध्यान इसी चीज के साथ लाना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ जातिगत और दलगत राजनीति और जो हमारे यहाँ धर्म की राजनीति का जो अब आपने 5 मिनट मांगा था शुभांकर, 3 मिनट हो गया, इससे ज्यादा मैं समय दे नहीं सकता। सज्जन जी इसका जवाब आप दीजिए, फिर मैं जाऊंगा जफर इस्लाम साहब के पास, कई सारे सवाल उनकी तरफ इंगित है। लक्ष्मण जी, एक बार सवाल आप ये कर दें। हाँ, बेसिकली शुभांकर ने कहा कि जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भाषा अशोभनीय थी, और दूसरा, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अप्रिय घटना की साजिश थी तो उसको सार्वजनिक किया जाए, फिर उसकी जांच कराई जानी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और शुभांकर जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि ये अभी का ही प्रकरण नहीं है। आप देखें तो संसद में बहस का स्तर जो है वो अभी गिरा है। जब मैं स्तर की बात कर रहा हूं तो मैं देश के आजादी के 1950, 60, 70, और इस पे अरुण शौरी जी ने 90 के दशक में लिख दिया था कि डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ डिकेड, और वो अभी और ज्यादा। और इसका कारण यह है कि जब समाज में जिस तरीके से प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है तो संसद उसी का रिफ्लेक्शन है, हमारे प्रतिनिधि उसी के रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसमें बात कहां से आती है, अगर आप डिटेल में जाएं तो जो भाषा का प्रयोग है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, और सबसे आपत्तिजनक है कि किसी को आप ट्रेटर कह रहे हैं, ये उचित नहीं है भाई। आपकी ये कोई असंवैधानिक, आप एक पार्टी से सहमत है नहीं है, आप जाते हैं, और कांग्रेस के इतिहास में तो फिर श्री राजगोपालाचारी से लेकर जगजीवन राम सबके सब ट्रेटर हो जाएंगे अगर उस तरीके से देखा जाए तो। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी में और प्रधानमंत्री में भी एक चीज देखने को मिली कि जब वो अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हैं तो सही में उसमें बहुत डेटा होता है, डिटेल होता है, लेकिन हर संदर्भ में नेहरू को लाना, कांग्रेस को लाना, वो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन वो जब एक प्रक्रिया बन जाए तो लगता है इसकी जरूरत नहीं है, कि पॉलिसी के साथ एक एडवर्सेरियल पॉलिटिक्स को बार बार ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। 11 साल अपने आप में एक रेफरेंस है। अब जरूरी नहीं है कि नेहरू के जमाने में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, वो चुनाव के वक्त समझ में आता है। तो भाषा का स्तर क्या, रही बात प्रधानमंत्री का लोकसभा में नहीं बोला, मुझे लगता है कि इसका कुछ और भी रास्ता निकल सकता था, क्योंकि संसद जो है सदस्य वो कोई फिदायीन तो है नहीं कि ऐसी स्थिति थी कि टाली नहीं जा सकती थी। तो उस पे क्या विमर्श हुआ, हालांकि स्पीकर ने फैसला लिया है तो वो एक जिम्मेदार पद पे है, जिम्मेदार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति हैं, और प्रधानमंत्री जब नहीं गए तो एक गंभीरता से विचार किया गया होगा। लेकिन क्या उसके अलावे कोई वैकल्पिक तरीका भी ढूंढा गया जिसके आधार पर यह तय लिया गया कि कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में आके भाषण हालांकि भाषण देने की कोशिश जो है, भले यहाँ पे राष्ट्रसभा में भाषण दिए भी, लेकिन भाषण शुरू हुआ कि विपक्ष वहां से बायकॉट करके कांग्रेस के सांसद चले गए। बिल्कुल बायकॉट कर गया। बायकॉट कर, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार ऐसा हुआ कि विपक्ष लगातार मांग करता है कि प्रधानमंत्री भाषण दे, प्रधानमंत्री जब जवाब देना शुरू करते हैं तो विपक्ष वहां से निकल लेते हैं, फिर किस बात की अब डिमांड करें। लेकिन एक बात जो आपने कही, इसमें जफर इस्लाम साहब का जवाब चाहूंगा कि 11 साल से आप हैं, अब हर चीज की तुलना नेहरू युग से, इंदिरा गांधी युग से करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और दूसरा कि पिछले कई हफ्तों से मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाला बात तो दबी रह गई, कभी एक जमाने में उठा था, महीनों पहले उठा था, अचानक से फिर उस चीज को ला करके बार बार दोहराना, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? देखिए, दो चीजें हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस तो होनी चाहिए। पिछली सरकारों ने क्या किया है, किस तरह से देश के साथ जो है जो करना चाहिए था वो नहीं करके, लेकिन परिवार के लोगों के लिए, परिवार से जुड़े कुछ लोग, मैं नहीं कहता पूरा कांग्रेस पार्टी इसका बेनिफिशियरी है, लेकिन परिवार से जुड़े हुए चंद लोग, जो वो लोगों ने देश को लूटा है और परिवार को उसका लूटने का जो है फायदा पहुंचाया है। इसलिए रेफरेंस में, और इसलिए परिवार की आंखें बंद रही, देश हित में करने के फैसले के बजाय उन्होंने उन चंद लोगों के हित में और परिवार के हित में फैसला किया। कुछ चीजें अनजाने में क्यों, इसलिए कि उनके दे वर ऑलवेज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स, वो अपने फायदे की बातें जो है इनसे मनवाते थे। लेकिन एक लीडर की क्या जरूरत होती है जब वो देश चला रहा है, कि हर वो चीज करे जिससे देश हित में फायदा हो, उस हर दिशा में। जैसे मैं आपको कन्विक्शन के साथ ये बात कह सकता हूं कि जितने भी पॉलिसी इनिशिएटिव लिया गया हो, जितने भी 2014 से,
उसका जो केंद्र होता है ना, वो देश की जनता होती है, बेनिफिशियरी देश की जनता। अगर देश की जनता को फायदा नहीं है तो वो रद्दी का पेपर हो जाएगा, उसको फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का बिल्कुल साफ नतीजा, देश हित में देश की जनता को मजबूत करने वाले, उनके हाथ को थाम के उनको मजबूत बनाना। इसलिए तो 25 करोड़ जनता जो है गरीबी रेखा के बाहर आ गई। आज देखिए, आज मैं कुछ बाहर के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं, अक्सर इंटरेक्शन होता है मेरा उनसे। उन लोगों ने कहा, फर्क बता रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े संस्थाओं के ग्लोबल जो इंडिया में निवेश करते हैं। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरी वजह, मैं उनसे पहले तो चर्चा में रहता था, अब मैं राजनीति में तो फिर भी लेकिन चर्चा में मिलता हूं। उनका नजरिया देश के बारे में बदल गया। उनकी जो एक लीडरशिप है जो बिल्कुल, और एक सरकार जो स्थिर सरकार है, जो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसी इनिशिएटिव है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, बड़े बड़े मुद्दे जो आसानी से देश हित में पास कर दिए जाते हैं, और उसका फायदा जो है पूरे दुनिया को दिखने लगता है कि ये मजबूत देश हो रहा है। आज जिसका वहां तक तो ठीक है, वहां जफर इस्लाम साहब, वहां तक तो ठीक है, आपने डेटा दिया है कैसे हमने बैंकों की हालत सुधारी, कैसे इकोनॉमी की हालत सुधारी, कैसे गरीबी दूर किया, ये डेटा सारा दिया, सरकारी कंपनियों की हालत कैसे बेहतर, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये जो बात बार बार प्रधानमंत्री करीब 5 बार उन्होंने दोहराया होगा, उस नारे को, जो कभी जेएनयू में या फिर कई जगहों पे नारे, दुख होता है। हाँ, देखिए, दुख इस बात का होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की सोच होती है, आज कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी को मजबूरन लोकसभा में नहीं बोलने के लिए बोलना पड़ा, इसलिए कि ओम बिरला जी ने कहा कि अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, एक प्रिकॉशनरी मेजर है। तो ये आप सोचिए कि मोदी की कब्र कुड़ेगी और खोदेंगे, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है वो कितना सही है। मैं ये नहीं कहता कि देखिए, ये इस बात का जिक्र किसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर ये बात नहीं होती इस तरह, किसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ। आज आनंद दुबे जी, उसका कोई बात वैसा अदरवाइज नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हुआ, जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आया उसको मद्देनजर रखे हुए इस बात का जो उल्लेख करना जरूरी था, इसलिए क्या होगा प्रधानमंत्री जी ने। आनंद दुबे जी, क्या वाकई इतनी ज्यादा नफरत है क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कि उन्होंने बार बार कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ये नारा नहीं, ये नफरत है, ये कांग्रेस की भावना है, क्योंकि धारा 370 हटा दिया गया, पाकिस्तान में उनका आतंकियों को मार गिराया गया, इस वजह से नफरत फैली, इसलिए वो बार बार मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा नहीं, दरअसल वो भावना लेकर चल रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो उसकी सोच पर हमें तरस है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब संवैधानिक पद हैं। ये कुर्सी बहुत बड़ी है, हमारे और आपके व्यक्तिगत झगड़ों से 1000 गुना बड़ी है। लक्ष्मण रॉय जी, आप इस सदन के आज अध्यक्ष हैं। मान लेता हूं कि आप ओम बिरला हैं और इस सदन में 5 नेता बहस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये बहस हो रही है, करोड़ों दर्शक इस समय पूरे भारत में आपकी बहस देख रहे हैं। ऐसी बहस देश के संसद में हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या कमी है? 2 व्यक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा क्यों उठ रहे हैं? एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, और दूसरे का नाम है ओम बिरला जी, जो कि सदन के अध्यक्ष हैं। अरे भैया, निष्पक्ष बनिए, 2 आंख लगाइए, एक आंख पक्ष को देखिए, एक आंख विपक्ष को देखिए, एक तरफा फैसला मत कीजिए। आप अपनी विश्वसनीयता रोज खो रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही होता रहा, तो आपकी कुर्सी का जो संवैधानिक पद है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि दोनों नेता प्रतिपक्ष और सरकार में बैठे लोगों को, एक तरफ से किरण रिजिजू, एक तरफ से राहुल गांधी जी, आओ बैठो, हम आपसे बात करेंगे, आपसे बात सुनेंगे, आपकी पीड़ा समझेंगे और आपको पूरा अवसर देंगे। राहुल जी जब बोले चुप हो जाओ, बैठ जाओ, प्रधानमंत्री जी जब बोले बोलिए, बहुत बढ़िया, बोलिए साहब, मैं तो आपका ही सेवक हूं। ये कौन सी राजनीति है? ज्ञानेश कुमार जी, हमारे लिए अलग नियम, एसआईआर के लिए अलग नियम, और जहां उनकी सरकार है उनके लिए अलग एसआईआर। ये सबसे ऊपर उठो, ये देश सभी का है। इस देश को छोटा मत करो कि ये उनका है, वो उनका, हम सबके हैं। नहीं कुछ तो नीतीश चाचा से सीखो। नीतीश चाचा कहते मैं सबका हूं, कम से कम उनको तो पालन करो, सबके बनो और प्रेम करो।
दोनों तरफ से प्रेम हो। प्रेम ही अंततः गत्वा प्रेम ही है लक्ष्मण भाई। दोनों तरफ के व्यक्तियों को समझना पड़ेगा। दोनों, एक नेता प्रतिपक्ष और एक प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, वो गले लगाए राहुल गांधी जी को, उनके साथ चाय पिए, एक अच्छी तस्वीर देश के दुनिया के सामने जाए, ताकि ट्रंप चचा भी सोचें अरे यार ये तो गजब का लोकतंत्र है, दिन भर तो ये लोग लड़ते थे, ऐसे करेंगे। लेकिन देखो आज कितना प्यार से हैं। अटल जी, नेहरू जी, गोपीनाथ मुंडे जी, विलासराव देशमुख, ये सब हुआ है इस देश में, हुआ है। इंदिरा जी, अटल जी ने चाय पिया है, दुर्गा कहा है, ये सब हुआ है, ये सब हुआ है। ये बुलाने पे चाय पीने भी जाइएगा, फोटो भी खिंचवाइएगा, तो नरवणे जी की किताब लेके जाइएगा तो कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा? वहां भी आप पॉलिटिकल चश्मे से देखेंगे इस मुलाकात को, कैसे कोई जाएगा? तो सामने वाला कोशिश तो करो, एक तरफा फैसला क्यों सुना रहे हो? कोशिश करो। पूजा त्रिपाठी, क्या वाकई कांग्रेस के अंदर इतनी ज्यादा नफरत है प्रधानमंत्री के खिलाफ कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा नहीं, भावना बन चुकी है आप लोगों की? लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, और जब आप कहते हैं राजनीतिक गरिमा और उसका, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे। वो नेता प्रतिपक्ष जिनको आप 10वीं सीट पर बैठाते हैं जब रिपब्लिक डे फंक्शन होता है, वो नेता प्रतिपक्ष जिनको लोगों के, नेताओं के बाल बच्चे, कुनबा परिवार के पीछे बैठा दिया जाता है, तो आज अगर आपकी जो मक्कारी दिखती है ना, आपका जो चाल चरित्र दिखता है ना, कि आप किस तरीके से, वो नेता प्रतिपक्ष है, एक बड़ा तबका ने उनको इलेक्ट किया है और वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो आपके दुश्मन नहीं है। जब वो सवाल पूछते हैं, जब वो, अब वही कहा ना, राहुल जी का तो मैं आपको बता रही हूँ, राहुल जी का तो कोई प्लान ही नहीं था ये बुक को लाने का। ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत की तेजस्वी सूर्या ने एक बहुत ही अभद्र भाषण देकर, और फिर वही बात, ओम बिरला जी उनको कुछ नहीं बोलेंगे, नो 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 नो, ये चलता है जब कांग्रेस के सांसद उठते हैं, आप नहीं कर सकते, ये आप सदन के खिलाफ करें। और वही निशिकांत दुबे जी भक्ति गीत गा रहे थे और उनको कोई कुछ नहीं कहा। मेरा वही है, जब मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कि मैं भर्त्सना जितनी निंदा हो सके करती हूँ, पर अभी यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग ही कह रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या मोदी जी का किसी को कहने से, क्या ऐसे कहने से क्या मोदी जी की कब्र खुदेगी? मोदी जी शतायु हो, लेकिन कुछ तो राजनीतिक गरिमा का नेहरू जी को हर वक्त कोसना बंद करिए। नेहरू, इंदिरा, राजीव को कोसे बिना, परिवारवाद को कोसे बिना इनकी गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ती। आप अभिभाषण पे वो देने आए थे ना, आप तो लोकसभा में पता नहीं कौन सी महिला आतंकवादी है, मैं तो कहती हूँ ओम बिरला को, उन तीनों सांसदों को निकाल के उनके खिलाफ FIR करना चाहिए। हम सबको बताएं, हम सब मोदी जी की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं कि भैया ऐसा कौन सी आतंकवादी सांसद देश में चुनकर भेज दिया है। जफर इस्लाम साहब, देखिए मोदी जी को लेके कितनी ज्यादा आसक्ति, कितने ज्यादा प्रेम है कांग्रेस में, और आप लोग खामखा आप लोग कुछ से कुछ आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब कुछ बोलना चाहते हैं। जफर साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक पे चलते चलते जरा सुना देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े अच्छे शेर कही लोकसभा में, जिस पर विपक्ष ने तंज कसा है, और फिर ब्रेक के बाद लौटते हैं तो उस पर चर्चा जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सदन में जो कोहराम मचा है उसके ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबा भाषण दिया है, वहां पे कई सारे आरोपों का जवाब दिया। हालांकि जिस किताब को लेकर बवाल मचा था उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं और कांग्रेस के जमाने की सरकार की वहाँ पे नाकामियां भी गिनाई है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक शेर सुनाया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो आज राज्यसभा में कहा भी। इसको लेकर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जी आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि इशारा आप लोगों की तरफ ही था। छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर जफर इस्लाम साहब बोलना चाह रहे थे, शुभांकर बोलना चाह रहे थे, और सज्जन जी हैं उनके पास भी जाना है मुझे। मैं शेर का जवाब शेर से ही दूंगी, छोटा ही रखूंगी। कुछ न कहने से भी चिन जाता है इजाज़े सुकन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती। तो आप जो कर रहे हैं विपक्ष के साथ वो जुल्म है, और अगर हम जिसको सहा, आप LOP को बोलने नहीं देंगे और आप चाहते हैं कि हम मोदी 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 जयकार करें। आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हमारे भी हैं, पर हमारी बात को एंटी नेशनल कहना, हमारी बात को ये कहना, हमारी बात को वो करके आप हमें खारिज नहीं कर सकते। हम इस देश की बिल्कुल आप ऐसे ही अच्छे शब्दों से आनंद दुबे जी भी जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। आनंद दुबे जी,
एक शेर बोल देता हूं, जी। होते हैं दो चेहरे एक चेहरे पर, होते हैं दो चेहरे एक चेहरे पर, आईना ही है जो उनका नकाब हटाती है। तो आईना तो नकाब हटाएगी महाशय, आप अच्छे हैं बुरे हैं ये सिर्फ आईना बताएगी, वरना एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है तो अंततः गत्वा जनता ही तय करेगी। जफर इस्लाम साहब, प्रधानमंत्री मोदी के शेर का जवाब दोनों लोगों ने दे दिया। देखिए शेर और शायरी तो वो एक कॉन्टेक्स्ट से बोलते हैं तो ठीक है आदमी, लेकिन उसका असल मकसद जो है पूरे इसमें कि इनकी जब पोल खुलती है तो ये घबरा जाते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जब आईना तुम्हें देखोगे तो अपनी हकीकत मालूम हो जाती है। आज देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर देश में अगर इलेक्शन हो रहा है तो जाके कहीं साउथ अमेरिका में जाके देश के बारे में बुराई नहीं करेगा। तो ये सब चीजें जो है वो अपने आप को दर्शाती हैं कि कितने सिंसियर लीडर हैं। और खासकर अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन है तो रूल बुक का आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो चीज एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, जो चीज एडमिसिबल नहीं है सदन में, उसको हवाला दे के आप बात करें वो सही नहीं है। जब आप जब अपने स्पीच में कुछ बोलते हैं और बात निकल जाती है उस बात को तो जो अध्यक्ष जो है सदन के वो कहते हैं भाई इसको रिकॉर्ड में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन आप जब कुछ डॉक्यूमेंट्स शो करके बात करते हैं वो दूसरी बात है, तो उसका रेफरेंस जो है नहीं दे सकते। इसमें एक सवाल ये भी है, शुभांकर आप इसका जवाब दीजिएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने जवाब में चाहे अपने संबोधन में गरीबी हटाने की अपनी उपलब्धियों गिनवाते हैं, जब प्रधानमंत्री अपने संबोधन में उन किताबों का हवाला देते हैं जहां पे नेहरू जी कहते हैं कि ये जो आबादी है ये देशवासी हमारे लिए एक समस्या है, इतने लोग हमारे इतने करोड़ जनता हमारे लिए समस्या है, तो उसका जवाब वैसे ही दीजिए ना। जरूरत है क्या हमें कोई दूसरे मुद्दे पर जाकर सरकार को घेरने की? मुझे लगता है लक्ष्मण जी विपक्ष के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको मुद्दों का जो चयन है वो बहुत ही खराब है। जाना था जापान पहुंच गए, चीन वाली बीमारी उनके साथ पिछले 14-15 सालों से चली आ रही है। जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए उन मुद्दों की बात ही विपक्ष नहीं करता है। बजाय इसके कि आज आप अनएम्प्लॉयमेंट के, आज आप जातिवाद जो देश में जहर की तरह फैल रहा है उसके, यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर, देश की जो आज सैनिकों के साथ जो जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, डिसेबल सोल्जर्स के पेंशन पे, डिसेबिलिटी पेंशन पे आपका टैक्स एग्जम्पशन हटाया गया, अग्निवीर अभी जो बाहर आएंगे उनके साथ क्या होना है, इन सारे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा सिर्फ होती है जहां से आपको अपना सेटिस्फैक्शन मिले। मुझे नहीं पता कि ये मुद्दे सरकार की तरफ से कौन तय कर रहा है, विपक्ष की तरफ से कौन तय कर रहा है, बट एक चीज जरूर लगती है एक सामान्य नागरिक के तौर पर कि हमें होलसेल में अपने नेताओं को बदलने की जरूरत आ गई है। हमारे जो राजनेता है, जैसा आनंद जी ने पहले बोला था कि वो समय आनंद जी आ गया है, बाद में नहीं आएगा। और आपकी जो वो समय आ गया है, वो एक आंख से देखने वाली बात, मुझे लक्ष्मण जी 15 सेकंड लीजिएगा। आनंद जी की जो एक आंख से दोनों पक्षों को देखने की बात थी, मेरा निवेदन है कि अपने ठाकरे बंधुओं को भी वो बताएं कि वहां बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को मारना पीटना और उनको ढकियाना बंद करें, और अपने नेता जो उनके संगठन के नेता है राहुल गांधी जी, उनको भी बोलें कि जाके अग्रिंग करना बंद करें कि देश का 90% और 10% ने 90% का खा लिया। मुझे तो सज्जन जी के पास जाना था, लेकिन चूंकि आपने तीर घुमा दिया दुबे जी के पास, दुबे जी कुछ बोलना है संक्षिप्त में जवाब दे, फिर सज्जन जी के पास जाना मुझे। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही स्वागत योग्य बात कही है। हमारे यहाँ ऐसे एक आध दो घटना घटी थी, हम सबको भी दुख पहुंचा है, हम सब हिंसा में विश्वास नहीं रखते। जरूर आपकी बात पर हम लोग ध्यान देंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे और रहते ही हैं। मुंबई में भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ का रहवासी नहीं रहता है, सब बहुत मोहब्बत से प्यार से रहते हैं। तो जरूर आगे भी इसको हम वही बना के रखेंगे और एक मुंबई कर बन के रहेंगे, मुंबईकर बन करेंगे। चलिए शुभंकर, आपकी शिकायत यहाँ पे दूर हो गई। सज्जन, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब जब विपक्ष ने कोई ऐसा मुद्दा उठाया है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, उस पर तो सरकार तैयार हो जाती है आगे चलकर बातचीत करने के लिए। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, भले इस किताब में कही गई बातों का हवाला दे करके नहीं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पे जो भी हम किए उसको बताइए, आप देश को, जनता को बताइए। बहाना भले ही आपको कांग्रेस ने दे दिया हो। आप म्यूट पे हैं सज्जन।
ये बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए इसमें जो राहुल गांधी वाला प्रकरण है, जनरल नरवाने की किताब के हवाले से जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है सरकार की तैयारी थोड़ी इसमें प्रतिक्रिया वाली थी, क्योंकि राहुल गांधी सबसे पहली बात तो किताब नहीं कोट कर रहे थे, उस किताब के मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पे एक मैगजीन में छपी हुई उसके एक्सर्प्ट के आधार पे जिसने वो लिखा उसके इंटरप्रिटेशन की बात थी। अब उसमें बात क्या थी, देखिए बहुत स्पष्ट थी, वो शुरू ही होता है, वो आर्टिकल काफी लंबा है कि रात के 8:15 बजे जनरल नरवाने बता रहे हैं कि उन्हें पता लगा कि गलवान में ये क्राइसिस हो गई है। उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया और टू एंड फ्रो चल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और तमाम लोग हैं। और 10:15 में उधर से क्लियरेंस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का आता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो उचित समझो वो करो। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसका मतलब है आर्मी को एक फ्री हैंड दिया गया। अब सवाल है इसमें क्या आपत्तिजनक थी? दूसरी बात कि वो पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, इससे पहले भी बहुत जो गोपनीय सोर्स है या अनपब्लिश्ड चीजें हैं उनका हवाला दिया गया। मैटर ये होता है कि क्या जो बोल रहा है उसे सत्यापित करने की गारंटी लेता है, स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है या नहीं कहने दिया गया। तो मुझे लगा जहां पे प्रधानमंत्री का एक पॉजिटिव डिपिक्शन आ रहा है कि जो उचित समझो वो करो, उस पूरे आर्टिकल में है, शुरुआत ही वहीं से होती है। तो मुझे लगता है इसमें तैयारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो आपने कही कि संसद तो है ही बहस का केंद्र और संसद में आपका एक विशेषाधिकार है कि आप चीजों को उठाएं। हाँ, अगर उसमें वो सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उसकी आलोचना करें, उसे हटा दे कार्यवाही से, लेकिन इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सब कुछ होना। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि अभी के दौर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और नेहरू इन दो को लेके इतनी तलखी आ गई है आपसी बहस में, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी, कि जब तक कि एक दूसरे को गाली ना दिया जाए। अब प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, खैर जेएनयू में हमने बताया कि कब्र खोदने का ये जो लेफ्ट का एक जुलूस और झोला लेके ये पुराना इतिहास है, उसमें 2-4 सही में भारत विरोधी हैं, लेकिन आधा से ज्यादा उनको आप जोकर मानी कि वो टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए उसमें शामिल हो जाते हैं, बाहर आके अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन नेहरू को लेके भी तो अभी आप पुरानी जो बीजेपी थी वाजपेयी जी के समय की और जो कांग्रेस थी, उसमें आप देखेंगे दोनों तरफ से ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन में 4-5 नेता ऐसा होते थे जो विचारधारा के साथ थोड़ा व्यवहारिकता में आत्मसात भी करते थे। अभी तो स्थिति ये है कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं में आपसी तालमेल। अब राहुल गांधी जो चुनाव की कमी है उसको एक पॉलिटिकल एजेंडे से और वो पर्सनल मोदी पे अटैक करके जब तक वो करे नहीं, और उन्हें कोई भी उनकी पार्टी में शशि थरूर हो, कोई हो जो अलग एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं कि जहां सरकार की तारीफ करनी हो करो, पॉलिसी बेस्ड, वैसे नेताओं को या तो वो कायर समझते हैं, कहे ना कहे, और या तो ट्रेटर समझ जाते हैं। अब ये जो आई वाली जो राजनीति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे कोई जो आपने सज्जन जो आपने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। बेसिकली 2 दिनों से संसद में जो कुछ हुआ है इसको लेके कई लोगों के फोन कॉल्स आए, कई लोगों से बातचीत हुई, तो सब कुछ यही कह रहे थे। पहले भी विवाद होते थे, पहले भी हंगामा होता था, लेकिन उसके बाद विवाद का तरीका, उसके हंगामे के तरीके अलग होते थे, उसको भी लोग एंजॉय कर रहे होते थे, उससे भी लोग कुछ सीख रहे होते थे। उस चीज की कमी यहाँ पे खल रही है। हालांकि शो का समय खत्म हो रहा है तो मैं आनंद दुबे जी को उस बात को लेकर खत्म करूंगा जहां पर उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि दोनों पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, दोनों पक्ष बैठ करके सौहार्दपूर्ण तरीके से इस गतिरोध को निपटाएं और तभी जाकर शायद बात आगे बढ़ पाएगी। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे शो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते हैं सिमरी सिवाल। नमस्कार।